हाँ, मृदा वर्गीकरण में जो लास्ट मृदा है वो क्या है? मरुस्थलीय मृदा। ठीक, हर मृदा में कुछ ना कुछ पॉइंट थे। जो सबसे कम उपजाऊ मृदा है, जो सबसे कम उपजाऊ मृदा है वो क्या है? मरुस्थलीय मृदा। जैसे कि अपन ने जो पहली मृदा पढ़ी थी वो कौन सी थी? वो थी जलोढ़ मृदा। कौन सी थी? जलोढ़ मृदा। जो सबसे अधिक उपजाऊपन है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा फसल उगाई जाती है, वो कौन सी मृदा में है? जलोढ़ मृदा। और जो सबसे कम फसल उगती है वो कहाँ पे? मरुस्थलीय मृदा। जैसे अपन राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में अपन अरावली के पूर्वी दिशा में रहते हैं, लेकिन अगर पश्चिमी दिशा में जाएंगे तो सारी मिट्टी क्या है? रेत 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 रेत। सारे रेगिस्तान, जैसलमेर तक, जोधपुर तक, बीकानेर तक क्या है? रेत ही रेत है। वहां पे खेती क्या होती है? बहुत कम। रीजन ये है कि एक तो पानी नहीं है, ऊपर से वहां पे जो मृदा है वो क्या है? अनुपजाऊ है। तो मरुस्थलीय मृदा भी क्या है? अनुपजाऊ। इसके बारे में लिखने के लिए तो बहुत कम टॉपिक पॉइंट है, उसमें से 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल एवं भूरा होता है। तो पहले इसके रंग के बारे में बताया कि कैसा रंग है इसका? लाल और भूरा। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। मतलब रेतीली होती है, रेत जैसी होती है, बिल्कुल बारीक बारीक, पर इनका स्वाद बताया गया है कि स्वाद कैसा है? लवणीय है, मतलब कि नमक जैसा है। अब कई बार लवण की मात्रा इतनी भी ज्यादा हो जाती है मृदा के अंदर कि इसके ऊपर जो पानी है, मतलब कि ये जो झील का रूप ले लेती है, उस झील में से उस पानी को वाष्पीकृत कर देंगे। मतलब वाष्पीकृत का मतलब क्या होता है? वाष्पीकृत एक प्रक्रिया है जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। जैसे मान लो एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर पानी है और इसके अंदर मैंने नमक मिला दिया। अब मुझे ये जो पानी है H2O है और जो NaCl है, इसमें से इस NaCl को अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा? इसको गर्म कर दूंगा। गर्म करूंगा तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाप में। मतलब जब जो पानी है वो कौन सी स्टेट में है? तरल। ऐसे इंग्लिश में इसको लिक्विड बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? तरल। जब तरल पदार्थ या पदार्थ की तरल अवस्था गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकृत। कुल मिला के पानी का भाप बनना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। ठीक है ना? तो झील में जो पानी होता है उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगा, और जो उसमें नमक है वो क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। तो उस नमक का उपयोग खाने की चीजों में भी किया जाता है, मतलब कि खाने में किया जाता है। तो इसी के साथ अपना मृदा का वर्गीकरण समाप्त होता है। 5 मृदाएं थी, 5 के 5 मृदा के बारे में मैंने बता दिया है। पूरे ही चैप्टर का एक बार रिवीजन करा देता हूं कि इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। इस साल 2024 और 2025 के अंदर ये कितने नंबर का आ रहा है? 3 नंबर का, जिसमें से 1 नंबर का तो एक MCQ जाएगा और 2 नंबर का क्या आएगा? शॉर्ट टाइप। ठीक है, इसके अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? संसाधन और इसके प्रकार। संसाधन किसे कहते हैं? तो आवश्यकता के अनुसार या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है ना, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? संसाधन। जैसे कि भाई मुझे पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? मुझे पढ़ाने के लिए एक मार्कर और एक बोर्ड की आवश्यकता है। तो ये बोर्ड और ये मार्कर मेरी क्या कर रहा है? आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? एक संसाधन। जैसे मुझे भूख लग रही है, ठीक है, तो उस भूख को खत्म करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है? खाने की। तो खाना क्या हो गया मेरा? संसाधन। अब जो संसाधन है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है जो सीधा मुझे किससे मिले? प्रकृति से। जैसे मुझे खाना सीधा प्रकृति से मिलता है। और एक क्या हो सकता है? मानव निर्मित। क्या हो सकता है? मानव निर्मित। मतलब प्रकृति से कोई चीज मिली है, उस चीज का अपने अनुसार उपयोग में लाने के लिए, ठीक है ना, अपने अनुसार लाने के लिए, उपयोग में लाने के लिए उसमें किए गए परिवर्तन से संसाधन का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन। समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट क्या है? इससे पहले अपने इसके अंदर जो है ना इंपॉर्टेंट, जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, वो संसाधन के प्रकार के अंदर है 2 चीजें। एक तो है नवीकरण और एक क्या है? अनवीकरण। तो इसके एग्जाम्पल कई बार पूछे गए हैं, तो देख लेना। नवीकरण संसाधन वह संसाधन होते हैं जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि विद्युत ऊर्जा। जैसे अपने घर में लाइट जलती है तो कभी खत्म होती है क्या? खत्म की होगी तो तुरंत आ जाएगी, है ना। जैसे कि सौर ऊर्जा, जब तक सूर्य रहेगा उसकी गर्मी रहेगी और उसकी गर्मी से अपन क्या बना सकते हैं? ऊर्जा बना सकते हैं। जैसे कि पवन ऊर्जा, जब तक पवन चलता रहेगा तब तक अपन क्या कर सकते हैं? ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। वो कुल मिला के सारी ऊर्जाएं, लगभग सारी ऊर्जाएं
वो किसके क्षेत्र में आते हैं? नवीकरण के क्षेत्र में। नवीकरण क्या होते हैं? इनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगला क्या है? अनवीकरण, मतलब जिनका एक बार उपयोग करने का दोबारा उपयोग करने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। तो कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं जिनका एक बार उपयोग कर लिया, जिन संसाधन का एक बार उपयोग कर लिया उसको दोबारा उपयोग करने में अगर लंबा समय लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? अनवीकरण संसाधन। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जीवाश्म ईंधन, कोयला, ये सब क्या है? अनवीकरण संसाधन के उदाहरण है। समझ में आ गया? अगला क्या है? सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है? कि संसाधनों का उपयोग कुछ इस तरीके से किया जाए, संसाधनों का उपयोग कुछ इस तरीके से किया जाए कि आने वाली पीढ़ी भी क्या करे? उसका उपयोग कर सके, है ना? ऐसा नहीं कि भाई अगर हमारे पास कोयला है तो उसको इसी 100 साल के अंदर सारे कोयले को खत्म कर दे, आने वाली पीढ़ी उसमें कोयला देख ही नहीं पाएगी। अगर उनको वापस कोयला दिखाना है उसका इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आने वाली जनरेशन भी उसका क्या कर सके? उसको देख सके। समझ में आ गया ना? अगला क्या है? रियो डी जेनेरो सम्मेलन। एक टाइम था 1992 के अंदर जब देखा बड़े बड़े अध्यक्षों ने मिलकर कि भाई हमारे पूरे ही विश्व के अंदर संसाधन क्या हो रहा है? हाश हो रहा है। क्या हो रहा है? हाश, मतलब कि दुरुपयोग हो रहा है उसका। तो 100 से अधिक अध्यक्षों ने मिलकर क्या की? एक सम्मेलन की। कहां पे की? रियो के अंदर की। कहां पर? रियो डी जनेरो के अंदर की, जो कहां पर है? ब्राजील के अंदर। इसके अंदर एक एजेंडा बनाया गया जिसका नाम क्या था? एजेंडा 21, जिसमें सिर्फ यही उद्देश्य था कि संसाधनों का सही तरीके से क्या किया जाए? इस्तेमाल किया जाए, ताकि आने वाले लोग उसका क्या कर सके? उसकी दर्शन कर सके, उसका उपयोग कर सके। अगला क्या है? संसाधन नियोजन, मतलब कि संसाधनों को इस तरीके से बांटा जाए ताकि उसका सही से क्या हो सके? उपयोग हो सके। इसको क्या बोलते हैं? संसाधन नियोजन। अगला संसाधन संरक्षण के उपाय। तो संसाधन संरक्षण का सिर्फ सिंपल सा उपाय है कि जो संसाधन है उसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और उसको लालची इंसान के हाथ में ना डाला जाए। जैसे मान लो अगर मैं लालची हूं, ठीक है, मैं लालची हूं और मेरे पास कोयले की खदान है, तो मुझे पैसा निकालना फटाफट, तो मैं उसको फटाफट क्या करूंगा? यूज करूंगा। तो एक इंसान के हाथ में आ गया, उसने अपने लालचवश के कारण क्या कर लिया? उस पूरे ही संसाधन का हाश कर दिया। अगर उसी को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता तो वो मेरे फायदे भी हो सकता था, मजदूर के फायदे भी हो सकता था, और उसको आसपास के एरिया के भी फायदे हो सकते थे। अगला है भू संसाधन और इसके उपयोग। कि भू संसाधन क्या है? तो अपने पूरे ही पृथ्वी पर 30% क्या है? धरती है, 70% क्या है? पानी। तो 30% धरती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? भू संसाधन। इस भू संसाधन में क्या क्या आता है? पर्वत भी है, पठार भी है और मैदानी क्षेत्र भी है, ठीक है ना? इन तीनों ही क्षेत्रों को मिला के क्या बनता है? भू संसाधन। इसके उपयोग में मैंने 5 उपयोग लिखाए थे। पहला कि वन, भू संसाधन का पहला उपयोग किस रूप में होता है? वनों के रूप में। दूसरा उपयोग क्या लिखाया था? कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब कुछ ऐसी भूमि जिसपे कृषि नहीं होती, जैसे कि बंजर भूमि, ठीक है ना? और दूसरा क्या लिखा हुआ था? ऐसी जगह जहां पे इमारतें बनी हुई है, सड़कें बनी हुई है, ठीक, तो यहाँ पे खेती नहीं कर सकते ना? सड़क पे कोई खेती करता है क्या? नहीं। इसमें तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ था? पड़ती भूमि। क्या? पड़ती भूमि, मतलब एक ऐसी भूमि है जो रखी हुई है, सिर्फ साल या 2 साल से क्या है? रखी हुई है, उस पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो उसकी क्या हो गई? उर्वरक क्षमता कम हो गई। अगर उर्वरक क्षमता कम हो गई तो उसमें खेती नहीं की जा सकती, तो उसको क्या बोलेंगे? पड़ती भूमि। वो भी कृषि के लिए क्या है? अनुपलब्ध। एक और लिखी थी, पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि, मतलब पड़ती भूमि तो है वो, लेकिन उसके अलावा भी क्या है? अन्य, जैसे कि उसके लिए चारागाह। कुछ ऐसी भूमि होती है जहां पे गाय भैंस चरने के लिए जाते हैं, तो भी क्या होती है? कृषि के लिए उपयोग नहीं होती है, मतलब ज्यादातर चारागाह हो जाती है, उसके जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा वृक्ष वाला भी था कि अगर किसी भूमि पे क्या है? वृक्ष ज्यादा है। क्या है? वृक्ष ज्यादा, मतलब 100 गज का प्लॉट है, उसके अंदर 10 वृक्ष है, तो उसमें खेती होगी क्या? नहीं हो पाएगी। और पांचवा इसका जो उपयोग था उसके अंदर क्या था? पांचवें उपयोग के अंदर था शुद्ध निवल बोया हुआ क्षेत्र। मतलब कि इन 5 जगहों में से या 5 भागों में से सिर्फ अकेला एक भाग था जहां पे खेती की जा सकती थी। इसका नाम ही क्या था? शुद्ध निवल बोया हुआ क्षेत्र। मतलब कि एक ऐसी भूमि जहां पर फसल उगाया गया, काटा गया और वापस फसल उगाया गया और वापस काटा गया। ये पूरी ही प्रक्रिया अगर 1 साल के अंदर हो रही है तो उसको सकल कृषि क्षेत्र कह देते थे, या फिर शुद्ध बोया हुआ निवल क्षेत्र कह देते थे। ये भूमि के उपयोग में मैंने बता रखा था। अगला क्या है? भूमि निम्नीकरण और इसके उपाय। भूमि का मतलब यही है, भू ही है, ठीक है। निम्नीकरण मतलब उसकी उर्वरक क्षमता में कमी। जब भूमि की मतलब भू संसाधन की उर्वरक क्षमता में कमी आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? भूमि निम्नीकरण। इसके संरक्षण उपाय। अब भूमि निम्नीकरण से कैसे बचाएं? भाई भूमि निम्नीकरण में क्या करते थे? खदान खोद दिया, उसको छोड़ दिया, तो उसके लिए क्या कर देंगे? खदान को वापस भर देंगे और वहां पे क्या उगा देंगे? पेड़। जब पेड़ उगाएंगे तो आसपास क्या हो जाएगी? उपजाऊपन आना शुरू हो जाएंगे।
इसके अलावा वृक्षारोपण, जितना वृक्षारोपण करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, भूमि में उपजाऊपन बढ़ेगी। अगला मृदा संसाधन, तो बता दिया मृदा संसाधन, अभी बताया था आपको। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। अब इस चैप्टर में मैं इस साल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चनों में से 4 या 5 क्वेश्चन या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और वही इस साल के लिए क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट, वो देखेंगे बोर्ड में वही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट, संसाधन और विकास, 2024 और 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए सबसे पहले समझो कि जो चैप्टर है वो कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। 3 नंबर में से 1 नंबर का तो क्या आएगा, एमसीक्यू, और 2 नंबर का क्या आएगा, शॉर्ट टाइप। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक, 3 या 4 टॉपिक्स बताऊंगा। उन 4 टॉपिक्स को या 4 टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लेना। उन 4 टॉपिक्स में क्या पढ़ना है ये बताऊंगा। जैसे कि इसमें तो इस चैप्टर में तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, पहला है मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण जो एमसीक्यू है, इसके अंदर जो एमसीक्यू आ सकता है उसके अंदर की भाई मृदा का स्थान कहाँ है, ऐसा नहीं लिखना। इस मृदा का वर्गीकरण में मृदाओं का स्थान, कि काली मृदा झारखंड में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, या तमिलनाडु में पाई जाती है, कौन से स्थान पे पाई जाती है, तो उन सारे ही राज्यों के नाम, मृदाओं के स्थान में सारे ही राज्यों के नाम याद होने चाहिए। ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। इसके अलावा उसमें उनकी फसलें, उसमें उगाई जाने वाली फसलें, कि भाई इस मृदा के अंदर ये वाली फसल उगाई जाती है, इस मृदा में ये वाली फसल उगाई जाती है। ये 2 चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज इन्हीं दोनों से बनेंगे, और शॉर्ट, इसके अलावा जो शॉर्ट टाइप है इसमें से बनने के चांसेस कम है, कभी नहीं पूछेगा। और पूछेगा भी तो भाई पूरे ही मृदा के बारे में पूछेगा, तुम यही याद कर लोगे तो तुम्हें वो बाकी याद करने की जरूरत है नहीं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है संसाधनों के प्रकार। ठीक, कि संसाधनों के 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। इनकी डेफिनेशन, संसाधन की परिभाषा भी याद होनी चाहिए। इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस सेक्शन के अंदर वो है इनके प्रकार, नवीकरण और अनवीकरण। ये 2 नंबर के अंदर पूछ सकते हैं। इवन 1 नंबर के अंदर एग्जाम्पल भी इनके पूछ सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, नवीकरण। और जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं, अनवीकरण। इनके एग्जाम्पल जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और इसके जो एग्जाम्पल है वो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ईंधन, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल है। 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक पूछ सकता है तो वो क्या है, भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण क्या है और इसके उपाय, मतलब कि भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है, सारे कारण पढ़ लेना कि खदान से होती है, वनोन्मूलन से होती है, और उसके सारे उपाय कि वृक्षारोपण से होगी, और
इसकी उर्वरक क्षमता को मेंटेन रखना चाहिए, इससे भी होगा। चौथा और आखिरी है संसाधन नियोजन। आखिरी तो नहीं, चौथा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, रियो डी जनेरा सम्मेलन 1992। ये भी पूछा एक बार कि रियो डी जनेरा सम्मेलन जो हुआ है वो कब हुआ था, तो 1992 के अंदर। और इसके अंदर इन 2 नंबर का जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या है और इसका क्या उद्देश्य है, 2 नंबर के अंदर ये पूछा गया है, तो ये तो थोड़ा अच्छे से ही याद कर लेना। 5वां और लास्ट है संसाधन नियोजन। ठीक, कि संसाधनों का नियोजन किस प्रकार किया जाए ताकि उसका सही से उपयोग किया जा सके। अगर ये 5 टॉपिक आपने ढंग से पढ़ लिए और 1 2 3 क्वेश्चन और 2 टॉपिक ढंग से पढ़ लिए तो इसमें से पढ़ने लायक और कुछ भी नहीं है, एक दिन के अंदर पूरा ही खत्म हो सकता है। ठीक है।